फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सीमांत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने पिछली वीडियो में अधिगम के विषय में लगातार चर्चा कर रहे हैं और पहली वीडियो जो बेसिक्स ऑफ लर्निंग थी उसमें हमने अधिगम के आधारभूत तत्वों के विषय डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में हमने थॉर्नडाइक्स के विषय में डिस्कस किया। अपनी पिछली वीडियो में हमने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर डिस्कस किया और आशा है कि वो तीनों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी क्रम में आज हम एक अगले अधिगम के सिद्धांत स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो दो सिद्धांत पढ़े हैं, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तथा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इन दोनों में एक समानता हमने देखी है कि जीव के सम्मुख सर्वप्रथम उद्दीपक लाया गया और जीव ने उसके प्रति कुछ न कुछ अनुक्रिया की और इस क्रम में उसने सीखने को आगे बढ़ाया। लेकिन ये तीसरा सिद्धांत जिसको स्किनर ने प्रस्तुत किया है, स्किनर ने अपने विचारों में भिन्नता लाई थोड़ी। उन्होंने कहा कि जीव जो है वो क्रिया करने के लिए उद्दीपक का इंतजार करे, ऐसा हर समय संभव नहीं है। क्या जीव इस प्रकृति का होता है कि वो उद्दीपक का इंतजार करे कुछ क्रिया करने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बिना किसी उद्दीपक के भी क्रिया करते रहते हैं। तो उन्होंने मूल ध्यान हमारा आकर्षित करना उसी पर कि जरूरी नहीं है कि कोई भी जीव या व्यक्ति उद्दीपक के आने के बाद ही अपनी क्रिया को अंजाम दे। यानी कि लर्निंग और भी माध्यमों से हो सकती है। हम स्वक्रम हम इनिशिएट करते हैं, हम पहले पहल करते हैं और पहल करने के बाद हम किस व्यवहार को करें और किस व्यवहार को न करें, ये डिपेंड करता है कि हमारे उस व्यवहार ने हमें क्या दिया है। अगर उसने अच्छा परिणाम दिया है तो निसंदेह हम उस व्यवहार को कंटिन्यू रखते हैं। अगर उस हमारे व्यवहार ने कोई बुरा परिणाम दिया है या कह सकते हैं कोई भी परिणाम नहीं दिया है तो भी हम उस व्यवहार को धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। तो स्किनर ने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया है कि उद्दीपक की उपस्थिति अनुक्रिया से पहले उपस्थित जरूरी नहीं है। कभी कभी जो जीव होता है वो बिना किसी उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग किए, चूहे पे, कबूतर पे, तमाम तरह के उन्होंने प्रयोग किया। इस प्रयोग की श्रृंखला में उन्होंने पहला प्रयोग जो है अपना एक चूहे के ऊपर किया। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये चूहे को जिस बॉक्स में उन्होंने रखा था उसकी फ्लोर है, उसका ये फर्श है। हमने पूरा बक्सा नहीं बनाया है, लेकिन उसका जो फ्लोर, उसका जो फर्श था वो कैसा था वो हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। ये रेड बॉक्स, उसका जो फ्लोर था उस पर ये टाइल्स लगी हुई थी, जैसे घरों में टाइल्स लगी होती है। लेकिन ये जो टाइल्स थी ये नॉर्मल टाइल्स नहीं थी। इन टाइल्सों में कुछ टाइल्स के नीचे स्किनर ने जानबूझकर सेंसर लगा दिए थे। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक चूहे को एक किसी विशेष व्यवहार को करने के लिए बाध्य कर दें। यहां ध्यान देने योग्य है, बाध्य कर दें। यानी कि पहले वो चूहा इस पूरे बॉक्स के अंदर अनियमित ढंग से अपना व्यवहार दिखाएगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी बीच में भागे, जैसे हमारे घर में चूहे भागते रहते हैं। लेकिन अब हमको उसके उस स्वतंत्र बिहेवियर को क्या करना है, एक तरह से कह सकते हैं नियंत्रित करना है, ऑपरेट करना है। किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा। व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर, तो निश्चित रूप से ये पुनर्बलों के आधार पर ही अधिगम को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने देखा कि एक चूहा जो सर्वप्रथम इस पूरे बॉक्स की फ्लोर पर इधर उधर अपने हिसाब से भागता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन टाइल्स में से कुछ टाइल्स के नीचे एक सेंसर लगा दिया। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके सेंसर लगाए, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लगाए होंगे, हमने मान लिया कि ऐसे लगाए। तो क्या होगा, अब वो चूहा अगर इस पूरे के पूरे फर्श पे दौड़ना शुरू किया तो इन सेंसरों के ऊपर से भी दौड़ेगा कभी ना कभी। तो क्या व्यवस्था थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि यदि चूहा इस टाइल्स के ऊपर पैर रखे तो सेंसर ऑन होंगे और इस कमरे में लगा बल्ब जलेगा और उसे वहीं पे दाना मिलेगा। दाना मतलब पुनर्बलन। तो यहाँ पे जब वो चूहा इस बिंदु पर पहुंचा, इस पहले बिंदु पर पहुंचा और सेंसर ऑन हुआ तो उस चूहे को क्या हुआ, एक रोशनी दिखाई दी, पूरा कमरा उजाले से भर गया और उसे यहाँ पे क्या मिला, दाना, यानी कि उसे पुनर्बलन प्राप्त हुआ। और इसी तरह से करते करते वो अनेक व्यवहार किया, इधर उधर चारों तरफ दौड़ा और जहां जहां पे हमने ये बिंदु लगाए हैं वहां वहां पर जब वो अनुक्रिया करते या व्यवहार करते हुए पहुंचता तो उसे क्या मिलता, उसे खाने को दाना मिलता, यानी कि पुनर्बलन मिलता।
तो कुछ प्रयासों के बाद ये देखा गया कि जो चूहा ऐसे ऐसे भागा करता था, कभी ऐसे कभी इधर उधर भागा करता था, अब उसका व्यवहार क्या हो गया, अब उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आने लगा। क्या परिवर्तन आने लगा? अब वो इन टाइल्सों पर दौड़ना छोड़कर वो यहां से अगर स्टार्ट करता तो इस रूप में दौड़ना शुरू कर दिया। यानी कि उसका व्यवहार अब बदल गया, यानी कि वो कुछ रास्तों को छोड़ दिया और कुछ रास्तों पर चलना उसने कंटिन्यू रखा। अब देखा क्या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि जो चूहा प्रारंभ में एक स्वतंत्र व्यवहार करते हुए पूरे के पूरे बॉक्स की फ्लोर पे दौड़ता था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और पुनर्बलन ने क्या किया, पुनर्बलन ने उसके व्यवहार को नियंत्रित कर दिया। पहले वो ऐसा व्यवहार नहीं दिखाता था, पहले वो सीधे इधर इधर चारों तरफ दौड़ता था, लेकिन उस व्यवहार को करने के बाद जो उसे परिणाम के रूप में वो दाने मिले, उन दानों ने क्या किया, उसके व्यवहार को नियंत्रित कर दिया। तो इस रूप में क्या ध्यान देना है कि चूहे ने बिना किसी उद्दीपक की उपस्थिति में सबसे पहले क्या करना प्रारंभ किया, एक व्यवहार करना प्रारंभ किया। उस व्यवहार करने के परिणाम स्वरूप स्कीनर ने क्या किया, उसके कुछ व्यवहारों को पुनर्बलन प्रदान करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे उसका व्यवहार परिमार्जित होता चला गया, उसमें उसने सुधार करना प्रारंभ किया। और उस सुधार की प्रक्रिया में फिर क्या हुआ, वह इस पूरे बॉक्स में दौड़ने के स्थान पर एक निश्चित पथ पर दौड़ना सीख लिया। क्यों? क्योंकि इस पथ पर दौड़ने से उसे दाना मिलता था जिसे वो खाकर अपना पेट भरता था। यानी कि हुआ क्या, पहले चूहे ने स्वतंत्र व्यवहार किया और बाद में एक पुनर्बलन प्रदान किया गया जिसने उसके व्यवहार में क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया, या कह सकते हैं उसके व्यवहार को उसने नियंत्रित कर दिया। यानी कि अब उस चूहे का व्यवहार ऑपरेट हो रहा था किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। यहां पे ऑपरेट किया जा रहा है किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। पुनर्बलन कब दिया जा रहा है, व्यवहार करने के बाद दिया जा रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति अथवा जीव के व्यवहार को ऑपरेट किया जाता है, किसकी सहायता से, पुनर्बलन की सहायता से। अपने दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया ऐसे, अंदर उसके एक कबूतर है, कुछ भी लग सकता है आपको, लेकिन मैंने कबूतर ही बनाया है। अब इस कबूतर के बक्से में, जिसे पिजन बॉक्स भी कहते थे, इस बक्से में भी उन्होंने एक सेंसर लगा दिया यहाँ पे। इस सेंसर के द्वारा होता क्या था, इस सेंसर के द्वारा इसको टच करने से यहाँ लगा ये बल्ब, लग रहा है बल्ब जैसा, मान लीजिए कि बल्ब ही है, तो ये बल्ब जलता था और ये सामने रखी कटोरी में उसके दाना आता था। अब वो कबूतर ऐसे ही अपने सहज व्यवहार के अंतर्गत वो लगातार उस बॉक्स के चारों दीवारों पर अपने आप स्वतंत्र रूप से क्या करता, अपनी चोंच से टिक टिक किया करता था, यानी कि उसको मारा करता था चोंच से। उसी मारने के क्रम में जब उसकी चोंच, इस जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पे, इस सेंसर को जब वो अपनी चोंच से मारता था तो क्या होता था, उस समय बल्ब जलता था और सामने लगी कटोरी में दाना आता था, तो वो उसको खाता था। इसके बाद फिर से वो चारों तरफ मुड़ता था, कहीं और मारता हटे। लेकिन इस क्रम में 2-3 दिन 4 दिन लगातार जब इस क्रम को फॉलो किया गया, कंटिन्यू रखा गया, तो हुआ क्या इस क्रम में, इस क्रम में हुआ कि इस कबूतर के व्यवहार में फिर से एक परिवर्तन आया। और वह कबूतर जो उस बॉक्स के चारों दीवारों पर अपनी चोंचों से मारा करता था, अब वो केवल क्या होता है, उसी सेंसर वाली दीवार पे मारता था जो उसके राइट साइड में थी। उसको टिक करता, टिक करने के बाद क्या था, दाना मिलता उसे। यानी कि यहां भी उसका व्यवहार क्या हो गया, इसका व्यवहार किसी चीज के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। तो उसने सबसे पहले क्या किया, पुनर्बलन पहले आया कि पहले व्यवहार, तो पहले उसने कबूतर ने क्या किया, भिन्न भिन्न व्यवहार किया, फिर उसके एक व्यवहार के कारण उसे पुनर्बलन के रूप में दाना मिला खाने को। तो लगातार अभ्यास के बाद क्या हुआ, उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया और अब वह केवल वही चोंच मारता था जहां मारने से उसे क्या मिलता था, दाना। यानी कि पुनर्बलन ने उसके व्यवहार को नियंत्रित कर लिया। यहां भी उसका व्यवहार ऑपरेट हो रहा है, किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो पिछले वाले आपने देखा होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले उद्दीपक आता था, यानी कि पावलोव जो है वो उद्दीपक को अधिक महत्व देते थे।
इस सिद्धांत में स्कीनर ने किसको ज्यादा मत दिया? व्यवहार को। पहले आप व्यवहार करो, फिर हम व्यवहारों के अनुसार चुनेंगे किस व्यवहार को पुनर्बलित करना है। तो पावला वाले अनुबंधन सिद्धांत को हमने कहा था यस टाइप अनुबंधन सिद्धांत। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अगर किसी अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक को अधिक महत्व दें तो यस प्रकार का अनुबंधन। इसमें किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? व्यवहार को, क्योंकि कबूतर पहले व्यवहार करता है फिर पुनर्बलन उसे दिया जाता है या फिर उसे उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलता है। तो यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा महत्व किसको है? व्यवहार को। इसलिए ये यस टाइप का अनुबंधन नहीं होगा। ये किस टाइप का अनुबंधन हो जाएगा? आर टाइप। आर टाइप अनुबंधन, यानी कि आर प्रकार का अनुबंधन। तो पावला वाले अनुबंधन सिद्धांत को हम यस प्रकार का अनुबंधन कहते हैं और स्कीनर के इस सिद्धांत को हम आर प्रकार का अनुबंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार को अधिक महत्व देते थे और पावला वो उद्दीपक को अधिक महत्व देते थे। इस क्रम में दो चीजें जो नोट करने वाली है उसमें हम देखेंगे कि इसके अधर हमने क्या लिखा है? ऊपर रैट बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स बनाया गया था उसमें चूहे के ऊपर प्रयोग किया जाता था। इसी रैट बॉक्स को पजल बॉक्स के भी नाम जानते, पहेली बक्सा। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइल्स थी, फ्लोर टाइल्स जो लगी हुई थी, उस पे पहेलियां थी। किसी के ऊपर चलने से कुछ नहीं होता था, किसी के ऊपर चलने से दाने मिलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पजल बॉक्स। बाद में स्कीनर के शिष्यों ने स्कीनर के न रहने पर इसका नाम बदल क्या कर दिया? स्कीनर बॉक्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में कि स्कीनर बॉक्स में किस जीव के ऊपर प्रयोग किए गए थे, तो आप क्या बताएंगे? चूहे के ऊपर प्रयोग किए गए थे। और पिजन बॉक्स, नाम ही है पिजन बॉक्स, तो इसके ऊपर इसमें किसका प्रयोग किया गया होगा? तो कबूतर के ऊपर प्रयोग किया गया होगा। तो यहां एक बात एकदम ध्यान देने वाली है कि स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में सबसे ज्यादा बल व्यवहार पर है और उन व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुनर्बलनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां व्यवहार पहले और पुनर्बलन बाद में, और वह पुनर्बलन करेगा क्या? उनके उस व्यवहार को नियंत्रित कर लेगा। तो इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? इस सिद्धांत को हम कैसे कहेंगे? तो इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा कि व्यक्ति अथवा जीव सर्वप्रथम व्यवहार का संचालन करता है तथा उस व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणामों पर निर्भर करता है। और इस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने क्या नाम दिया? क्रिया प्रसूत व्यवहार या उत्सर्जी व्यवहार। और इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा? अधिगम कहा या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। तो वह व्यवहार जो अपने परिणामों के द्वारा नियंत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार। और इसको एक और नाम क्या हमने आपको दिया? उत्सर्जी व्यवहार। उत्सर्जी व्यवहार। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार का ही एक नाम और क्या है? उत्सर्जी व्यवहार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत क्या हो गया? जीव व्यवहार का संचालन करता है तथा इसे बनाए रखना उसके परिणामों पर निर्भर करता है। ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रसूत या उत्सर्जी व्यवहार, कभी कभी ये पूछ देता है कि उत्सर्जी व्यवहार की अवधारणा किसने दी? तो स्कीनर ने दी। और उत्सर्जी व्यवहार किसे कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत व्यवहार को ही उत्सर्जी व्यवहार कहते हैं। उत्सर्जी कहता तथा इस व्यवहार के सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ठीक, अब चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? इसका बातें समझ में आ गई? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने अभी तक दो प्रकार के व्यवहारों का जिक्र कर दिया। एक वह व्यवहार जो उद्दीपक जिसमें पहले आता है और एक वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक पुनर्बलन के रूप में बाद में आता है। तो इन दोनों व्यवहारों के दो नाम हो गए। जो व्यवहार उद्दीपक की उपस्थिति में किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में बताया था आपको, अनुक्रिया व्यवहार या रिस्पोंडेंट बिहेवियर। और जो व्यवहार बिना उद्दीपक की ही किए जाते हैं लेकिन उसे पुनर्बलन के द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार से स्कीनर ने दो प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया है।
ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी जस्ट। यहाँ पे इस प्रयोग में एक चीज और ध्यान देने की है कि उन्होंने इस चूहे, जिस चूहे पे वो प्रयोग कर रहे थे, उस चूहे के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पुनर्बलन का प्रयोग किया था। लेकिन उसको कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, कैसे मेजर किया होगा कि पुनर्बलन ने उसके व्यवहार को परिवर्तन किया या नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, नियंत्रण करने के लिए इसमें एक उपकरण का प्रयोग किया जिसे हम क्युमुलेटिव रिकॉर्डिंग बोलते हैं, यानी कि संचयी रिकॉर्डिंग। और उस संचयी रिकॉर्डिंग में क्या होता था, उस चूहे के व्यवहार को हम समय के सापेक्ष में चिन्हित करते थे। उसका जिक्र हम आगे अभी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्किनर ने कितने प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया, तो 2 प्रकार के, एक अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, और इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर। उन्होंने कहा कि व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक क्रिया प्रसूत व्यवहार और दूसरा, एक अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार हमने पढ़ा था, तो अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रिया अनुक्रिया व्यवहार किसे कहते हैं, वह व्यवहार जो किसी उद्दीपक के कारण होते हैं अनुक्रिया व्यवहार कहलाते हैं। तो हम सिंपल से क्या पहले पॉइंट लिख सकते हैं कि वह व्यवहार जो ज्ञात उद्दीपक के कारण होते हैं, उद्दीपक के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुक्रिया व्यवहार कहलाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहां देखेंगे तो क्या कहा, क्या इसमें उद्दीपक के कारण होता है, नहीं। तो लिखेंगे वे व्यवहार जिनके लिए परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, न कि उद्दीपक। ठीक, तो हमने इन 2 प्रकार के व्यवहारों के बीच में अंतर देख लिया कि क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार वे होते हैं जो बिना किसी उद्दीपक की उपस्थिति में ही घटित होते हैं, लेकिन उन व्यवहारों को किसके द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, परिणामों के द्वारा। यानी वे व्यवहार जिनके लिए परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार। यानी व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार का संचालन करता है, लेकिन उसके व्यवहार को बनाए रखना किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये परिणाम जो पुनर्बलन के रूप में से परिणाम मिलते हैं वो उसके व्यवहार क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार या उत्सर्जी व्यवहार। दूसरा ने किस व्यवहार की चर्चा की, अनुक्रिया व्यवहार, यानी कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर, यानी कि वह व्यवहार जो ज्ञात उद्दीपक के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन महत्वपूर्ण है। अनुक्रिया व्यवहार के लिए उद्दीपक महत्वपूर्ण है और क्रिया प्रसूत व्यवहार के लिए कौन महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम चर्चा करेंगे अगले की कि इन दोनों में जो परिणाम है क्रिया प्रसूत व्यवहार में, परिणाम क्या होता है, पुनर्बलन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि हिंदी में से हम बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन 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 को अगर हम संधि विच्छेद कर दें इस शब्द का तो क्या हो सकता है, पुनः धन बलन। यानी कि पुनर्बलन में हम क्या कहते हैं, पुनः मतलब दोबारा और बल मतलब बल प्रदान करना। यानी कि पुनर्बलन एक ऐसी परिस्थिति है या कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी व्यवहार को पुनः बल प्रदान कर देते हैं। यानी कि पुनर्बलन बल प्रदान करता है। अच्छा, जब हम किसी चीज को बल प्रदान करते हैं तो व्यवहार क्या होगा, और बढ़ जाएगा। यानी कि पुनर्बलन के द्वारा क्या होता है, तो व्यवहार में वृद्धि होती है। हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अगर पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, ताकि बच्चे के उस व्यवहार में वृद्धि हो जाए।
जिस व्यवहार को वो दिखा रहा है, जैसे चूहा यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ जा, तो हमने क्यों पुनर्बलन दिया था कि वो यही दौड़े और किसी रास्ते पर न जाए। तो पुनर्बलन क्या करता है, व्यक्ति के एक किसी विशेष व्यवहार को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि किसी विशेष व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आप अपने घर पे हैं, कोई अतिथि आपके यहाँ आता है और आप उसका पैर छूते हैं, तो पैर छूने के बाद यदि आपके माता पिता आपको बहुत दुलार करते हैं, आपका बहुत मान जान करने लगते हैं, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो फिर क्या करते हैं, आप जानबूझकर उस प्रकार के व्यवहार को बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करने के बाद माता पिता ने आपको ज्यादा प्यार करना प्रारंभ कर दिया। तो एक पुनर्बलन मिला जिसको हम बार बार प्राप्त करना चाहते हैं। ये पुनर्बलन कब मिला? तब मिला जब आपने किसी अतिथि या किसी बड़े का पैर छुआ था, उसका सम्मान किया था। तो वहां पे भी वो व्यवहार क्या कहलाएगा, वहां पर वो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि आपके उस व्यवहार को वो पुनर्बलन के द्वारा बढ़ाना चाहते थे। तो पुनर्बलन जहां भी आएगा यह शब्द, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, व्यवहार में वृद्धि लाना। यानी कि पुनर्बलन कहीं भी आएगा उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, व्यवहार में वृद्धि लाना, उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ा देना। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि पुनर्बलन वह उद्दीपन परिस्थिति है जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना होता है। फिर से सुनिए, पुनर्बलन वह उद्दीपन परिस्थिति है जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना होता है। अब यहां पे हमने दो शब्दों का प्रयोग किया, उद्दीपन परिस्थिति और दूसरा वांछित व्यवहार। तो यहां पे इन दो चीजों का हमने प्रयोग क्यों किया? उद्दीपन परिस्थिति मतलब कि आपके उस बेहतर व्यवहार को दिखाने के बाद जो हम आपको देते हैं पुनर्बलन के रूप में, वह उद्दीपन परिस्थिति। जैसे माता पिता ने उसे दुलार किया तो वो दुलार क्या, उद्दीपन परिस्थिति हो गया। अच्छा, उस दुलार पे हमने दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया, वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना। ये नहीं कि हम पुनर्बलन किसी और काम के लिए दें और आपके अंदर किसी और व्यवहार में वृद्धि हो जाए। हम आपको पुनर्बलन इसलिए दे रहे थे ताकि आप अतिथि के आने पर उसका पैर छुएं और आपने किसी और चीज और व्यवहार में वृद्धि कर ली, तो वो पुनर्बलन नहीं है। हमने जिस उद्देश्य के लिए आपको पुनर्बलन दिया उसी उद्देश्य की पूर्ति आप करेंगे बाद में, यानी कि आप उसी व्यवहार में वृद्धि लाएंगे, तभी वो पुनर्बलन कहलाएगा। तो पुनर्बलन क्या हो गया? पुनर्बलन वह उद्दीपन परिस्थिति है जिसमें या जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, बालक के वांछित व्यवहार में वृद्धि होना होता है। ठीक। अब यहां पे जो पुनर्बलन है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक सकारात्मक, एक हो गया सकारात्मक और एक क्या हो गया, नकारात्मक। यानी कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन यहां पर ये सकारात्मक, इसमें आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होता है। नकारात्मक पे कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि नकारात्मक मतलब कुछ दूसरा अर्थ लेकर तो नहीं है, कहीं इसके द्वारा बालक के व्यवहार में कमी तो नहीं आती है। लेकिन आप देखेंगे ये चाहे ये पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये है तो पुनर्बलन ही। तो अगर ये है पुनर्बलन, भले ही सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ेगा। तो इसकी मूल प्रकृति क्या है? वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना। यानी पुनर्बलन चाहे कोई भी प्रकार का हो, वो अपनी मूल प्रकृति अगर छोड़ देगा तो वो पुनर्बलन ही नहीं होगा। तो पुनर्बलन की मूल प्रकृति क्या होती है? वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना। तो सदैव आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसमें निश्चय ही क्या होगा, वो व्यवहार में वृद्धि लाने वाला ही होगा। फिर सवाल उठता है कि अगर व्यवहार में वृद्धि लाने वाला ही है तो इसका नाम नकारात्मक क्यों पड़ गया और यह सकारात्मक क्यों पड़ गया? तो यहां पे हम ये ध्यान देने वाले हैं कि जब कोई बालक किसी उद्दीपन परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए वांछित व्यवहार में वृद्धि करता है, क्या ध्यान देना है आपको कि जब कोई बालक या व्यक्ति किसी उद्दीपन परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए जब बालक किसी उद्दीपन
परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए वांछित व्यवहार में वृद्धि करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। ठीक, यानी कि जो उद्दीपन परिस्थिति शिक्षक, माता पिता या कोई भी जो आपके व्यवहार में नियंत्रण करना चाहता है, वो जो उद्दीपन परिस्थिति आपको दे रहा है, आप भी उसे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्राप्त करने के प्रयास में आप क्या कर रहे हैं? वांछित व्यवहार में वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि यहां भी आई, यानी कि पुनर्बलन है। लेकिन आप उस पुनर्बलन को क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप किसी उद्दीपन परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, अपने व्यवहार में वृद्धि, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? सकारात्मक। अगर ये सकारात्मक है तो फिर नकारात्मक क्या है? सिंपल सी बात है कि कुछ न कुछ इससे अलग तो जरूर होगा। तो क्या अलग हो सकता है? वृद्धि नहीं। तो उसका क्या होगा? जब बालक किसी उद्दीपन परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए नहीं, तो जब बालक किसी उद्दीपन परिस्थिति से बचने के लिए, यही जो इतना है, इसको अगर जब प्राप्त करना चाहेगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है? तो वो सकारात्मक पुनर्बलन है। अगर यही हो जाएगा कि इससे बचने के लिए अगर वांछित व्यवहार में वृद्धि करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक पुनर्बलन। अगर यह शब्द प्रयोग में आ जाता है, अगर इस शब्द का प्रयोग हो तो नकारात्मक, और प्राप्त करने के लिए हो तो सकारात्मक। जैसे यदि आप क्लासरूम में जब पढ़ने के लिए जाते हैं और टाइमली पहुंच जाते हैं, रोज समय के अनुसार आप कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और शिक्षक क्या कर रहा है? आपको पुनर्बलित कर रहा है, शाबाश, ये बच्चा रोज टाइम से पहुंच जाता है, उसको शाबाश कहा। तो अभी आप क्या करेगा? वो बालक अब रोज समय से पहुंचने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे वो शाबाश जो उद्दीपन परिस्थिति के रूप में मिला, वो उसे लगातार प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, उसे वो प्राप्त होता रहे, इसके लिए क्या करेगा? डेली क्या करेगा? टाइम पे पहुंचना प्रारंभ करेगा। यानी कि शिक्षक ने जिस उद्दीपन परिस्थिति को उसे देना चाहा है, उस बालक ने भी उस उद्दीपन परिस्थिति को प्राप्त करना चाहा है। तो यह उद्दीपन परिस्थिति क्या कहलाएगा? सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन अगर कहीं वो जो देना चाहता है आप लेना नहीं चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, अच्छा, उस बचने के लिए आप करेंगे क्या? वांछित व्यवहार में वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वही क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है, उसमें एक बच्चा टाइमली और एक ऐसा भी बच्चा है जो कि लेट आ रहा है। तो शिक्षक जो है उसे समझाते समझाते थक गए, तो उसने एक दिन कहा शिक्षक ने कि अब कल से जो टाइम से नहीं आएगा उसे हम पीछे बेंच पे खड़ा कर देंगे, और वो पूरी क्लास पीछे बेंच पर खड़ा होकर ही पढ़ेगा। चलिए, अब क्या हुआ? इस परिस्थिति में देखा यह गया कि वह बालक जो रोज लेट आता था, टाइम से नहीं आता था, अगले दिन एकदम टाइम से आ गया। यानी कि उसने क्या किया? उसने वो किया जो शिक्षक चाहता था। तो शिक्षक चाहता क्या था? तो शिक्षक चाहता था कि बच्चे टाइम से आए। तो यानी कि वांछित व्यवहार, यानी कि शिक्षक जिस व्यवहार को चाह रहा था अपने बच्चों से, बच्चे वही व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि वांछित व्यवहार में वृद्धि हो गई। लेकिन क्या यहाँ पे वो जो देना चाह रहा था शिक्षक, जिस उद्दीपन परिस्थिति को वो देने के लिए कहा था, क्या आप उसे लेने के लिए तैयार थे? नहीं। वो कह रहा था कि अगर आप समय से नहीं आएंगे तो हम आपको पिछली बेंच पर खड़ा कर देंगे। तो उद्दीपन परिस्थिति क्या थी? पिछली बेंच पर खड़ा करना। और इसी से बचने के लिए आप नहीं खड़ा होना चाह रहे थे, इसी बचने के लिए आपने क्या किया? वांछित व्यवहार में वृद्धि कर दी। तो देखिए, पहले वाले में भी वांछित व्यवहार में वृद्धि हुई, इस वाले में भी वृद्धि हुई। लेकिन पहले वाले में आप प्राप्त करने के लिए वृद्धि कर रहे थे, और अभी आप क्या कर रहे थे? उस उद्दीपन परिस्थिति से बचने के लिए वांछित व्यवहार में वृद्धि कर रहे थे। तो यदि प्राप्त करने के लिए आप वांछित व्यवहार में वृद्धि करें तो सकारात्मक पुनर्बलन, और बचने के लिए आप वांछित व्यवहार में वृद्धि करते हैं तो नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पे आप लोगों को पुनर्बलन और पुनर्बलन के दोनों प्रकार, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, समझ में आ गया होगा निश्चय ही। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था? व्यवहार दो प्रकार के। कौन कौन से व्यवहार? एक अनुक्रियात्मक व्यवहार
रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे बोलते हैं, और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार जिसे हमने क्या बोला था आपको इंग्लिश में, ऑपरेंट बिहेवियर। उन दोनों के बीच क्या अंतर होता है उसको आपने समझ लिया। अब हम इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्कीनर ने कौन कौन से तथ्यों को प्रस्तुत किया अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। ठीक, तो इस क्रम में हम आगे पढ़ेंगे संचयी रिकॉर्डिंग, ये क्या होता है। तो हमने आपसे पीछे जिक्र किया था कि जब उन्होंने चूहे के ऊपर एक प्रयोग किया तो उसके व्यवहारों को वो ऑब्जर्व करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि पुनर्बलन ने उनके व्यवहारों में क्या परिवर्तन किया है। तो ये देखने के लिए उन्होंने संचयी रिकॉर्डिंग या कम्युलेटिव रिकॉर्डिंग से बोलते हैं इंग्लिश में, इसका प्रयोग किया। वो एक उपकरण थी जिसका प्रयोग करके उन्होंने क्या देखा था कि समय के सापेक्ष में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या व्यवहार बढ़ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति बढ़ रही है, घट रही है क्या। तो उन्होंने क्या किया, संचयी रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया। उस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत क्या होता था, उसके व्यवहार को हम चिन्हित करते थे या नोट डाउन करते थे। तो वो क्या करते थे, इस तरह से उसको प्रेजेंट करते थे। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक ग्राफ बनता था, वो ग्राफ किस दो एक्सिस के या एक्सिस एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पर ड्रॉ किया जाता था या खींचा जाता था। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता था, समय, और वाई एक्सिस पे क्या होता था, व्यवहार, व्यवहारों की संख्या। तो इस ढंग से वो ड्रॉ करते थे, इस ढंग से आगे बढ़ता था वो, समय बढ़ता चला गया, पुनर्बलन प्रदान होता था और समय के सापेक्ष में व्यवहारों की संख्या लगातार बढ़ती रहती थी। तो संचयी रिकॉर्डिंग क्या है, संचयी रिकॉर्डिंग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा स्कीनर अपने प्रयोग में जीवों के व्यवहार को क्या करते थे, रेखांकित करते थे। किन दो अक्षों के पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पर। जहां एक्स एक्सिस पर समय होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है, व्यवहारों की संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। संचयी रिकॉर्डिंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। क्या होता है पुनर्बलन अनुसूची, दो कीवर्ड्स हैं इसमें, एक पुनर्बलन और एक अनुसूची। पुनर्बलन आप समझ ही रहे हैं, पुनर्बलन क्या होता है, वह उद्दीपन परिस्थिति जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना होता है। अनुसूची क्या होता है, अनुसूची जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को एक क्रम में व्यवस्थित करके रख लेते हैं कि क्या चीज कैसे करना है, उसका क्रमवार उसमें हम लिख कर रख लेते हैं कि ये करना, एक लिस्टिंग कर लेते हैं एक तरह से। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या होता है, और होता जो है वो तो है, और इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। तो पहले हम एक परिस्थिति को दिमाग में रखते हैं कि मान लो एक ऐसा शिक्षक है जो क्लासरूम में आता है, पुनर्बलन के द्वारा बच्चों के व्यवहार में वृद्धि लाना चाहता है। जैसा सबका उद्देश्य ये होता है, सभी शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसा हम चाहते हैं बच्चों में वैसा ही व्यवहारिक परिवर्तन आए, यानी बच्चे अच्छे से सीखें। अब सोचिए कि एक टीचर आ रहा है और आपके हर सही व्यवहार के बाद शाबाश, बहुत अच्छे, कीप इट अप, ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आपकी पीठ थपथपा रहा है लगातार। तो क्या हो रहा, हर एक सही व्यवहार पर हम शाबाश शाबाश कहते चले जाएंगे, तो ये मिलने वाला पुनर्बलन इतना कॉमन सा हो जाएगा ना कि ये चीज आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा, आपके व्यवहार को ये इंक्रीज ही नहीं होने देगा, आप इसके आदी हो जाएंगे शाबाश शाबाश के। अब वो शाबाश आपके लिए पुनर्बलन रही नहीं जाएगा, वो आपके लिए आम हो जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं कि जो सबके लिए खास है वो मेरे लिए आम है। तो जब लगातार आपको हम पुनर्बलन देते चले जाएंगे तो वो एक खास चीज जो खास व्यवहार पर दी जानी चाहिए थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, आम हो गई। और जब वो आम हो जाएगी तो समझ ही रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी, क्योंकि खास चीजें ही हमें पुरस्कार लगती हैं, आम चीजों में पुरस्कार नहीं लगती हैं। और जो पुरस्कार लगती हैं उन्हीं के अंदर ये क्षमता होती है जो आपको प्रसन्न कर सके, खुश कर सके, और तभी वो आप पुनर्बलन होगा वो आपके लिए।
तो अगर हम लगातार एक पुनर्बलन का एक के बाद एक सतत प्रयोग करते चले आए तो होगा क्या? तो होगा यही कि एक दिन उस पुनर्बलन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उल्टे आप ही उस शिक्षक को शाबाश सर जी कहना शुरू कर देंगे कि कौन सर जी आवत हैं, तो शाबाश वाले सर जी आवत हैं। तो इस तरह से क्या होगा, पुनर्बलन उतना अफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उतनी प्रभावशीलता उसके अंदर नहीं रह जाएगी। इसीलिए स्किनर ने क्या किया, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से पुनर्बलन दिया जाए कि वो ज्यादा प्रभावशाली रहे। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो अनेक प्रकार के पुनर्बलनों को उन्होंने खोज निकाला और उसको उन्होंने एक अनुसूची बनाई और बताया कि वास्तव में किसका प्रभाव ज्यादा होता है और किसका प्रभाव कम होता है। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या है? तो पुनर्बलन अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें पुनर्बलनों के विभिन्न प्रकारों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए इसका वर्णन होता है, या पुनर्बलन के विभिन्न प्रकारों का। पुनर्बलन अनुसूची में पुनर्बलन देने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन होता है। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या है? पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत हम पुनर्बलन देने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर रहे रहते हैं। अब वो विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पुनर्बलन अनुसूची के अंतर्गत होगा क्या? तो वही पुनर्बलन के विभिन्न प्रकारों का ही जिक्र किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पुनर्बलन अनुसूची में कितने कितने प्रकार के पुनर्बलन किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पुनर्बलन अनुसूची में पुनर्बलनों को दो भागों में डिवाइड किया। वो दो भाग कौन कौन से थे? वो दो भाग थे सतत तो हम देख रहे हैं यहां पे, देखिए पूरा क्लासिफिकेशन तैयार है यहां पे पुनर्बलन अनुसूची का। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या है? सिंपल सा आप बहुत सरल भाषी भाषा में कह सकते हैं कि पुनर्बलन अनुसूची में पुनर्बलन किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा उसका पूरा कार्यक्रम वर्णित होता है। अब उस कार्यक्रम को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि पुनर्बलन उसमें कितने प्रकार का होता है? दो, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज अभी नोट नहीं करिएगा। नोट करने के लिए तो आप इसको पॉज करके भी नोट्स कर सकते हैं चीजों को, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जैक्टली बस समझना है पुनर्बलन में कितने हो गए, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार, यानी कि वह पुनर्बलन जो लगातार प्रदान किया जाए। लगातार मतलब क्या होता है? क्या सही व्यवहार और गलत व्यवहार दोनों पर? तो नहीं, हमने पहले ही बताया था कि पुनर्बलन वांछित व्यवहार में वृद्धि लाने के लिए ही प्रदान किया जाता है, यानी कि सही के लिए ही होगा। तो यदि आप सभी प्रकार के सही व्यवहारों पर पुनर्बलन दे रहे हैं लगातार, तो उसे क्या कहेंगे? सतत पुनर्बलन, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ठीक, यानी कि जितने व्यवहार सही होंगे आप सभी सही व्यवहारों में क्या कर देंगे? उसको पुनर्बलन प्रदान कर देंगे। तो क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे करते करते आपके उस पुनर्बलन का बहुत प्रभाव नहीं होगा और आप देखेंगे कि पुनर्बलन प्रदान करने के बाद भी बच्चों में वैसा सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है? आंशिक पुनर्बलन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल रीइंफोर्समेंट। आंशिक मतलब थोड़ा, अंश, थोड़ा सा, यानी कि यहां पे सबको देते थे, यहां सबको नहीं देंगे, कुछ को देंगे। अंश मतलब कुछ, यानी कि अच्छा वो कुछ क्या होगा? सही वाला ही होगा। तो आंशिक पुनर्बलन किसे कहते हैं? तो आंशिक पुनर्बलन के अंतर्गत कुछ सही व्यवहारों को पुनर्बलित किया जाता है और कुछ सही व्यवहारों को पुनर्बलित नहीं किया जाता है। इजी, एकदम सरल। आंशिक का मतलब होता है कुछ, यानी थोड़ा। तो इस पुनर्बलन में क्या करेंगे? कुछ सही व्यवहारों को पुनर्बलित करेंगे और कुछ सही व्यवहारों को पुनर्बलित नहीं करेंगे। अब चूंकि इसमें तो सबको पुनर्बलन दे रहे हैं तो इसका प्रकार नहीं है, यही रुक गया। हाँ, अब यहाँ पे किसको करेंगे, कैसे करेंगे, इसका भी आगे वर्णन है कि आंशिक पुनर्बलन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, और दूसरा क्या है? अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। यानी कि आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार का, एक अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और दूसरा अंतराल। यानी कि यहां पे देखिए रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और यहां पे अंतराल क्या कहेंगे? इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है,
तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात समझते हैं 1:2, 2:5, 3:8, ऐसे करके अनुपात बनता है। तो अनुपात पुनर्बलनसाची मतलब क्या होता है कि हम जब कुछ को देंगे और कुछ को नहीं देंगे तो वो किसके आधार पर तय करेंगे? तो अनुपात के आधार पर। अगर हम आपसे कहें कि 1 अनुपात, कोई अपने मन में ले लीजिए 2:5, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज 2 है तो एक चीज 5 है। तो मान लीजिए 5 पूर्ण सही व्यवहारों की संख्या, यानी कि एक व्यक्ति ने अगर 5 सही व्यवहार किए तो हम कितने को पुनर्बलन देंगे? 2 को। यानी कि आप 5 व्यवहार सही करेंगे तो हम 2। अच्छा, अनुपात हम कहते हैं 1:7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 सही व्यवहारों में से वो जो शिक्षक है वो क्या करेगा? आपको केवल 1 पुनर्बलन प्रदान करेगा। किसी एक व्यवहार पर आपको क्या करेगा? पुनर्बलन प्रदान कर देगा। तो यहां पे इस पुनर्बलन का प्रदान करना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? तो सही व्यवहारों की संख्या पर। इसका सीधा साधा मतलब क्या हो गया कि अनुपात पुनर्बलन अनुसूची का सीधा संबंध किससे होता है? व्यवहारों की संख्या से होता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर ये पूछे आपको अनुपात पुनर्बलन अनुसूची का संबंध या इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आप क्या बताएंगे? सही व्यवहारों की संख्या पर। ये 1:7 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप 7 सही व्यवहार करते हैं तो उसमें किसी एक ही व्यवहार को क्या किया जाएगा? पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा। यानी अनुपात पुनर्बलन अनुसूची किस पर आधारित है? तो सही पुनर्बलनों की, सही व्यवहारों की संख्या के ऊपर। इधर आते हैं अंतराल। अंतराल शब्द का प्रयोग समय के सापेक्ष किया जाता है ना, कि कितने समय का अंतराल है, ऐसे करके। यानी कि अंतराल पुनर्बलन अनुसूची का आधार क्या होगा? समय होगा, कि कितने समय के बाद हम पुनर्बलन प्रदान करते हैं। तो जहां अनुपात पुनर्बलन सूची का संबंध व्यवहारों की संख्या से है, तो वहीं अंतराल पुनर्बलन सूची का संबंध किससे है? समय से है, कि हम हर 5 मिनट के बाद क्या करेंगे? पुनर्बलन प्रदान करेंगे। तो अंतराल पुनर्बलन में क्या इंपॉर्टेंट है? समय। और इसमें क्या अनुपात, इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपका? तो व्यवहारों की संख्या। ठीक, तो ये व्यवहारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है और ये समय के आधार पर निर्धारित। अब देखिए इसके नीचे भी इसके 2 भाग हैं। तो अनुपात पुनर्बलन अनुसूची जो है वो 2 प्रकार का, पहला निश्चित और दूसरा परिवर्तन। निश्चित मतलब फिक्स, यानी कि जो ये अनुपात हमने 1:7 कहा, ये फिक्स हो गया। अब हम इसी को बार बार कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम 1:7 के आधार पर ही क्या करेंगे? आपको पुनर्बलन प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर 7वें व्यवहार में ही हम आपको पुनर्बलन करेंगे। अगर हम किसी क्लासरूम परिस्थिति में ये काम करना शुरू कर दें कि हर 7वें सही व्यवहार को ही पुनर्बलित करेंगे, तो क्या होगा? बच्चा भी पहले से ही जान जाएगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें व्यवहार पे हमें कोई पुनर्बलन नहीं मिलेगा, लेकिन 7वें पे मिलेगा। तो क्या होगा? इन 6 व्यवहारों में उसकी सक्रियता का जो लेवल है, जो स्तर, वो घट सा जाएगा और 7वें वाले व्यवहार पे क्या होगा? अचानक से बढ़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार के पुनर्बलन का प्रयोग करके कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या होगा? हम 6 व्यवहार में उसकी सक्रियता कम हो जाएगी और 7वें व्यवहार में अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 7वें व्यवहार पे क्या मिलने वाला है? पुनर्बलन मिलने वाला है। तो इससे बेहतर परिवर्तन, इसका ठीक अपोजिट है। इसमें क्या होगा? इसमें भी अनुपात होगा, लेकिन वो अनुपात निश्चित नहीं होगा कि हम 7वें व्यवहार के बाद आपको देंगे, कि 8वें के बाद देंगे, कि तीसरे के बाद ही पुनर्बलन दे देंगे। वो वेरिएबल, वो वेरी करता रहेगा, वो लगातार बदलता रहेगा। आपको भी नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा अनुपात सर जी के दिमाग में चल रहा है, वो किस वाले व्यवहार को पुनर्बलित। तो क्या होगा? आपको लगेगा कि इस पर मिल सकता है, इस पर। इस तरह से आप हर एक व्यवहार के प्रति उतना ही सक्रिय रहेंगे। तो अगर हम कहें इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा है, तो आप कहेंगे परिवर्त, क्योंकि परिवर्त में यह निश्चित नहीं होता है कि किस वाले व्यवहार के बाद हमको पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा। तो बच्चा हर एक व्यवहार को पूरी क्षमता से करता है, अवेयरनेस उसकी बनी होती है। तो इन दोनों में सबसे बेहतर कौन है? परिवर्त। ठीक वही कार्यक्रम यहां भी है, क्योंकि यहां व्यवहारों की संख्या के आधार पर निर्धारण होता था, तो हमने अनुपात बता दिया, और यहाँ पे समय के आधार पे। तो अगर हम समय फिक्स कर लें कि हर 10 मिनट के बाद आपको शाबाश बोलेंगे, तो 10 मिनट के बाद जो व्यवहार आपका आने वाला होगा, आप उस व्यवहार के प्रति ज्यादा सचेत हो जाएंगे। आपके अंदर एक खुशी या एक कह सकते हैं उत्साह मिलेगा, जिसके कारण आपका व्यवहार और बेहतर रहेगा। लेकिन किस वाले पे? 10 मिनट के बाद वाले पे। तो यहां जब हम इस समय को भी निश्चित कर देंगे, तो भी देखेंगे कि बालक उस निश्चित समय पर ही अपने अंदर उत्साह को प्रदर्शित करना है, या खुद वो उत्साह को अनुभूति करेगा कब? जब 10 मिनट आने वाला होगा तब।
बीच के जो उसके पहले के जो समय में वो उसका व्यवहार होगा उसमें उसका उत्साह जो है उसकी मात्रा कम रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि 10 मिनट के बाद ही हमें क्या मिलने वाला है, पुनर्बलन मिलने वाला है। दूसरा परिवर्त मतलब वही, वो निश्चित नहीं रहेगा कि कितने समय के बाद मिलेगा। तो क्या होगा, अब जब यही निश्चित नहीं है कितने समय के बाद हमको पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा, तो अब हर एक समय में जो व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रति आप उतने ही सचेत रहेंगे। तो इससे होगा क्या, जब हम समय को निश्चित नहीं रखेंगे तो आप क्लासरूम में संपूर्ण समय में क्या होगा, आप अपनी एक्टिविटी को ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस वाले व्यवहार पर या कितने समय के बाद हमें क्या मिलने वाला है, पुनर्बलन मिलने वाला है। तो अगर पूछा जाए कि इन सभी प्रकार के पुनर्बलनों के प्रकार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा है, तो ये परिवर्त रेनफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि परिवर्त पुनर्बलन अनुसूची सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रभावशाली होती है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, अगला है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं शेपिंग। नाम से वाकिफ होंगे आप लोग। शेपिंग क्या होता है? शेपिंग मतलब शेप मतलब आकार, शेपिंग मतलब आकार प्रदान करना। तो एक शिक्षक जो है वो कौन सा आकार, किसको आकार प्रदान कर सकता है शिक्षक? तो वो आपके व्यवहार को आकार प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार से कुम्हार जो है मिट्टी को एक आकार प्रदान करके घड़ा बना देता है, उससे कुछ और पॉट बना देता है, भरुका बना देता है, इसमें आप लोग चाय पीते हैं, तमाम तरह के बर्तनों को बना देता है, अपने चौक पर एक आकार देता है। उसमें वो क्या करता है, अपने हाथों कभी अंदर से कभी बाहर से रखता है, और देखते ही वो एक मिट्टी जो है, जो ढेर था मिट्टी का गोला सा, वो एक बर्तन का रूप धारण कर लेता है जो हमारे उपयोग के लायक आता है। अगर उसी के बनाने की प्रक्रिया में अच्छा शेप नहीं दे पाए कुम्हार, तो क्या होता है कि फिर बनने के बाद भी जब वह बर्तन पक जाता है तो उसकी जगह जो है वो कहाँ होती है, मार्केट में होती है? नहीं, कहाँ होती है? कूड़ेदान में। उसे उठाकर कुम्हार फेंक देता है कि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक वही चीज क्या होती है, ठीक वही चीज जो है अप्लाई होती है शिक्षा जगत में भी। शिक्षा जगत के अंतर्गत क्या करता है शिक्षक, आपके व्यवहारों को एक आकार प्रदान करने का प्रयास करता है। कभी पुनर्बलन प्रदान करता है, कभी दंड भी देता है आपको। तो उसके द्वारा उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो आपके व्यवहारों को पॉलिश कर दे। पॉलिश इन द सेंस उसको और बेहतर बना सके, ताकि आप जब पढ़ के निकले तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे कौशलों को लेकर बाहर निकले कि आप समाज के लिए उपयोगी हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो आप समाज के लिए उपयोगी नहीं होंगे, कूड़े के ढेर में नजर आएंगे। अब देखेंगे जिनके पास कोई योग्यता, कोई गुण, कोई कौशल नहीं है, समाज में उसकी कोई जगह नहीं होती है। तो ये आकार प्रदान करने का मुख्य काम किसका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? शिक्षक का है। और जिस तरह से वो आपके व्यवहारों को आकार प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, शेपिंग। तो शेपिंग क्या हो गई, शेपिंग जो होती है व्यवहारों को आकार प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक पुनर्बलनों व दंड का सहारा लेता है। यानी कि शेपिंग क्या है, व्यवहारों को आकार प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पुनर्बलन का भी प्रयोग करता है और दंड का भी प्रयोग करता है। ठीक, साधारण सी बात है। आगे बढ़ते हैं। शेपिंग, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है सीटेट सुपरटेट वगैरह में कि शेपिंग की अवधारणा को किसने दिया है, तो किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। अच्छा, यहां एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि वो पुनर्बलन का भी प्रयोग करता है और दंड का भी प्रयोग करता है। तो पुनर्बलन तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आप अभी तक दंड को नहीं समझ पाए हैं कि दंड क्या होता है। तो पुनर्बलन क्यों प्रदान किया जाता है, वांछित व्यवहार में वृद्धि के लिए। और दंड क्यों प्रदान किया जाता है, वृद्धि करने के लिए। हम या शिक्षक कोई भी अगर किसी बच्चे को दंडित करता है तो क्यों, वो चाहता है कि वो व्यवहार वो करे कि न करे जिसके लिए उसे दंडित किया गया है। तो निश्चय वो न करे उस व्यवहार को। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप समय से नहीं आएंगे तो हम आपको पनिश करेंगे, तो आप समय से आना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि मैं जो आपको करना चाहता था आप उसे लेना नहीं चाह रहे थे।
इसलिए आप अपने व्यवहार में वृद्धि करते हैं। किस व्यवहार में? जिस व्यवहार को चाहता है शिक्षक आपसे, यानी वांछित व्यवहार में, तो वो पुनर्बलन हो गया। लेकिन आप उसके कहने के बाद भी लेट आ रहे हैं तो क्या करेगा शिक्षक? अब आपको पनिश करेगा। तो पनिश करेगा तो क्या, किस लिए पनिश कर रहा है? कि क्यों आप लेट आए। तो पनिश होने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कम से कम अगले दिन से आप लेट नहीं आएंगे। यानी कि अगर पुनर्बलन वांछित व्यवहार में वृद्धि करता है तो दंड कौन सी उद्दीपन परिस्थिति है? यह भी एक उद्दीपन परिस्थिति ही है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अवांछित व्यवहार में कमी लाना। ठीक, यानी कि दंड वह उद्दीपन परिस्थिति है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अवांछित व्यवहार में कमी लाना होता है। और पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वांछित व्यवहार में वृद्धि लाना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट और अंतिम बिंदु इसका है श्रृंखलाबद्धता। जिसे हम बोलते हैं चेनिंग इंग्लिश में। चेनिंग का मतलब क्या होता है? चेन शब्द सुना? चेन, ऐसे ऐसे करके चेन बनी होती है। चेन, इसमें क्या छोटी छोटी कड़ियां ऐसे जुड़ी होती हैं। अब इस कड़ी को जरा ध्यान से देखिए। यह जो एक कड़ी है वो पिछले वाली कड़ी को भी जोड़ रही है और अगले वाले कड़ी को भी जोड़ रही है। यानी चेन के अंतर्गत जो छोटी छोटी कड़ियां जुड़ी रहती हैं वो पिछले वाले से भी जुड़ी रहती हैं और अगले वाले से भी जुड़ी होती हैं। और ये छोटी छोटी कड़ियां आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देती है? एक बड़ी सी चेन का निर्माण कर देती हैं, जिससे आप किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप भैंस के गले में जो पड़ी उसे भी चेन ही बोलते हैं। उस चेन में क्या था? छोटी छोटी कड़ियां आपस में मिली होती हैं और मिल मिल कर क्या बना देती है? एक चेन बनाती है जिसके द्वारा हम भैंसों को बांधते हैं। हमारे गले में भी एक चेन पड़ी होती है, इसमें छोटी छोटी कड़ियां क्या होती है? आपस में मिली होती हैं और फिर उसके द्वारा क्या होता है? एक चेन बनती है। उस चेन को क्या करते हैं? हम गले में पहन लेते हैं। तो चेन में क्या होता है? छोटी छोटी कड़ियां आपस में मिली होती हैं। अब छोटी छोटी कड़ियां आपस में मिल कैसे जाती हैं? तो हम इसको करते हैं, आपस में से करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? इसको वेल्ड करते हैं, फिर ऐसे आपस में करते हैं, फिर यहाँ पे वेल्ड करते हैं और ऐसे वेल्ड करते करते पूरा का पूरा चेन बन जाता है। तो चेनिंग की प्रक्रिया में दो चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि संपूर्ण व्यवहारों को हमको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद जब जोड़ना है तो जोड़ते समय वेल्ड करना है। तो व्यवहारों में वेल्डिंग कैसे करते हैं? पुनर्बलनों की सहायता से। यानी कि चेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आपके व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान करते हैं और प्रदान करते करते क्या करते हैं? उसे उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। किसे? उन छोटे छोटे व्यवहारों को। यानी कि चेनिंग की प्रक्रिया में हम जो आपको एक पुनर्बलन प्रदान करते हैं, वो पुनर्बलन क्यों प्रदान करते हैं? ताकि कि आपने जो एक व्यवहार किया है, हमने उसके लिए क्या किया? आपको एक पुनर्बलन प्रदान किया, तो आप संतुष्ट हो गए कि हमने एक बेहतर काम किया था और हमको एक पुनर्बलन प्रदान हुआ, तो आप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन उस पुनर्बलन का उद्देश्य यह था कि आपने बेहतर काम किया था। लेकिन वही पुनर्बलन क्या करता है? आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है, जिसके कारण आप आगे काम करने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। यानी कि एक उद्दीपक के रूप में जो हम पुनर्बलन आपको प्रदान करते हैं वो आपके पुराने व्यवहार को भी संतुष्ट करता है, प्लस अगले व्यवहार को करने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। यानी कि चेनिंग की प्रक्रिया में हम पुनर्बलन प्रदान करते हैं जो आपके पूर्व व्यवहार को क्या करता है? पुनर्बलित करता है और अगली व्यवहार के लिए व्यक्ति को क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कि इसमें पुनर्बलन क्या करता है? इसमें हम एक व्यवहार करते हैं जो हमें एक उद्दीपक तक पहुंचाता है और वह उद्दीपक हमें पुनर्बलित करता है और फिर उसी पुनर्बलन के सहारे हम एक नए उद्दीपक तक पहुंचते हैं और वह नया उद्दीपक फिर हमें पुनर्बलित करता है और हम फिर एक नए व्यवहार की तरफ अग्रसर होते हैं। और यह क्रम कब तक जारी होता है? जब तक कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो चेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम
छोटे छोटे व्यवहारों को पुनर्बलों की सहायता से इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। और इसे पुनर्बलन करते क्या है, हमारे पूर्व या पहले किए गए व्यवहार को पुनर्बलित भी करते हैं और हमें अगले व्यवहार को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो चेनिंग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, दो, उसे छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे व्यवहारों में बांटना, और दूसरा क्या हो जाएगा, पुनर्बलन प्रदान करना। और यह पुनर्बलन क्या करता है, यह पुनर्बलन पिछले व्यवहार को पुनर्बलित करता है और आपको अगला व्यवहार करने के लिए प्रेरित भी करता है। समझ में आ गया चेनिंग, ठीक है। अब कंक्लूजन के रूप में हम इस पूरे को एक बार फिर से जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। तुमने पढ़ा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस अनुबंधन सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसी अनुबंधन सिद्धांत को हम और क्या नाम दे सकते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और किस नाम से जान सकते हैं इसको, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, इसमें हमने दो प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया, एक अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार जो ज्ञात उद्दीपक के कारण होते हैं और क्रिया प्रसूत व्यवहार जो अपने परिणामों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर हमने पुनर्बलन पढ़ा और उसके दो प्रकार पढ़े। इस क्रम में हमने पूरा सिद्धांत पढ़ लिया। अब सवाल यह उठता है कि स्किनर के इस सिद्धांत को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो यह सिद्धांत में अधिगम की प्रक्रिया में यह सिखाता है कि यदि हमारे सामने कोई जटिल परिस्थिति आती है या जटिल समस्या जब हमारे सामने कोई आती है तो हम क्या करते हैं, उस जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ने पर बल दे सकते हैं। यानी कि जटिल समस्या है, हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और उस छोटे छोटे टास्क को पूरा करते करते हम क्या करेंगे, संपूर्ण अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। यानी कि अधिगम का यह सिद्धांत क्या सिखाता है, खंडशः सीखने पर बल देता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर आप देखेंगे आगे चलकर अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का जन्म हुआ। तो इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख देन क्या है आज शिक्षा जगत में, तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। चलिए, स्किनर के इस सिद्धांत को आज हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। जल्दी हम पीछे के तीनों सिद्धांतों मतलब स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक, इन तीनों पे एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे और इन तीनों अधिगम के सिद्धांतों को आपका फिर से एक रिवीजन करा देंगे ताकि आपका प्रश्न भी तैयार हो सके और आप आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या हो सके और अधिक बेहतर ढंग से तैयार हो सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।